अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअतें जारी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों पर इन केसेस को गैर जरूरी तूल देने के इल्जाम लगाकर मुसलसल सियासी दर्जा हरारत बढ़ा रही है। और यह सिलसिला उस वक्त मजीद तेज हो गया है कि जब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चाहती है, मगर दूसरी तरफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों के सरबराहान का नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। आलमी जरीदों में मुख्तलिफ मज़ामीन लिख रहे हैं और पार्टी रहनुमाओं को भी सख्त पोजीशन लेने की हिदायत कर रहे हैं, जिसके बाद पिछले कई दिनों से मुल्की सियासत में यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम खत्म करने के लिए बातचीत करेगी या नहीं। अगर बातचीत करेगी तो किससे करेगी, और अगर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे तो क्यों और कैसे होंगे। इस हवाले से पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहरियार आफरीदी ने वाजे किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करेगी, जबकि आज भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाजे किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 जमातों के सिवा सबसे बात करेगी। जी शब्बीर डार के मुताबिक आज अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। 3 नाम डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। बातचीत मुखालफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। 3 जमातों के सिवा सबसे बातचीत करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि डील वो करता है जिससे मुल्क से बाहर जाना होता है, डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 माह से कह रहा हूं कि बातचीत के लिए तैयार हूं, सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशा खाना पर ये चौथा केस कर रहे हैं, जो भी केस बनाना है एक बार बनाकर ले आएं। यानी एक तरफ इमरान खान ये मान रहे हैं कि सियासत में हमेशा बातचीत होती है, मगर साथ ही ये भी वाजे कर रहे हैं कि ये बातचीत होगी तो हुक्मरान जमातों से नहीं बल्कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी। इसके अलावा आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी वाजे किया है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी से राब्ता किया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि उनके केसेस के जल्द फैसले किए जाएं, इलेक्शन धांधली और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। खान साहब ने आज मीडिया के सामने मीडिया को भी ये पैगाम दिया है कि आपके वसातत से मेरी सारी अदलिया से दरख्वास्त है कि मेरे केसेस के फैसले जल्द से जल्द करो। खान साहब की इस्तदाबी में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूँ, जनरल इलेक्शन पे जो हमने वाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने। एज ऑफ टुडे ना हमारे पास कोई पैगाम आया है, न हमने किसी को पैगाम दिया है, न हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, आपके सामने कह चुके, और हम यही कह रहे हैं कि इस पर कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पर कराओ। बैरिस्टर गौहर बातचीत के लिए किसी किस्म का राब्ता ना होने की बात कर रहे हैं, जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कल ये बताया था कि इमरान खान के सामने जब भी डील की बात होती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। मुज़ाकरात के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ 2 शराइत हैं। जब डील की लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है। उन्होंने कहा शुरू से मैं एक ही बात कर रहा हूँ, मैं कितनी दफ़ा आपको बताऊँगा कि आप पहले मैंडेट वापस करें जो हमारा चोरी किया है, और जो हमारे बेगुनाह लोग कैद में हैं, जो 1 साल से इतनी मुश्किलात उनके ख़ानदान काट रहे हैं, उनको रिहा करें। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी फिर हम बातचीत करेंगे। अहम बात यह कि इस वक्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैक वक्त कई मुकदमात का सामना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवील कैद में रखने के लिए जजेस और प्रोसिक्यूशन के वकला जानबूझकर कार्रवाई को गैर जरूरी खींच रहे हैं। आज भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें नैब के एक और गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। एक पर जरा मुकम्मल हुई और एक गवाह पर इब्तदाई जरा की गई, जबकि अब तक इस केस में 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, 17 पर जरा मुकम्मल हो चुकी है और अब इस केस की समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई है। जबकि 8 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर अहम समाअत होगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आ जाएगा। हम इन तमाम मामलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज गुफ्तगू की है इमरान खान से। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर डार हमें ज्वाइन करने के लिए। शब्बीर डार साहब, आज भी इमरान खान ने वही अपनी पोजीशन दोहराई है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन 3 सियासी जमातें जो हुकूमत में हैं उनसे बात नहीं होगी और इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, जिसके लिए कमेटी भी बना दी गई। लेकिन साथ ही वो बार बार ये भी कहते हैं कि 18 महीने से मैं तो कह रहा हूँ बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई बात नहीं करता।
जी शहजाद, जो पीटीआई और एसआई और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो मुज़ाकरात का मामला है, इस पर बानी पीटीआई ने गुज़श्ता समात पे भी कहा था कि उन्होंने 3 लोगों को नामज़द किया है इन मुज़ाकरात के लिए, जिसमें अली अमीन गंडापुर, शबली फराज और उमर अयूब शामिल है। इनको मैंने इख्तियार दिया है कि ये मुज़ाकरात कर सकते हैं। आज भी जब समात के दौरान अडियाला जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने यही बात दोबारा दोहराई कि ये 3 लोग इनके नाम मैंने तजवीज़ किए हैं और यही सिर्फ इख्तियार रखते हैं किसी भी तरह के मुज़ाकरात का। मैंने उनसे सवाल किया कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं डील नहीं करूँगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने कमेटी तजवीज़ दी है कि ये मुज़ाकरात करेंगे। उस पर उन्होंने कहा कि ये जो नाम मैंने तजवीज़ किए हैं ये डील के लिए मैंने तजवीज़ नहीं किए, बल्कि ये बातचीत करेंगे और जो भी मामलात है उन पर ये गुफ्तगू करेंगे और ये लोग इंडिविजुअल सतह पे जो है अगर किसी से बात करना चाहेंगे तो इनको इख्तियार है, ये कोई कमेटी मैंने तश्कील नहीं दी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने उनसे सवाल किया था कि गुज़श्ता कई दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ रिटायर्ड जर्नल और कुछ सियासतदान आपके और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन तलखियाँ कम करना चाहते हैं और उन्होंने ये दावा भी किया है। और जो जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हैं उनका एक आर्टिकल छपा है, उन्होंने भी ये दावा किया है और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ बातों का दावा किया। और उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने किसी रिटायर्ड जनरल को टास्क नहीं दिया है, ना ही किसी सियासतदान को ये टास्क दिया है मुज़ाकरात का। ये 3 नाम जो मैंने गिनवाए हैं आपके सामने, सिर्फ इनको इख्तियार दिया है। दूसरी बात आज उन्होंने कहा कि जो अदलिया से उन्होंने दरख्वास्त की जजेस से कि जो मेरे केसेस हैं जिनमें मुझे सज़ाएँ हुई हैं उन केसेस को जल्द से जल्द जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और साइफ़र केस को मुसलसल जो है उसकी लंबी तारीखें डाली जा रही है, जो जितने भी केस हैं मेरे उनको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं डील करने के लिए तैयार नहीं हूँ, डील वो करता है जो मुल्क से बाहर जाना चाहता हो। या क्योंकि आप तो एक अरसे से अडियाला जेल में जितनी भी इस वक्त समातें हो रही है उसको कवर करते हैं और अक्सर आपकी बात होती है इमरान खान से, दीगर साथियों के साथ, तो क्या आपको लग रहा है कि अब इमरान खान को ये फील होना शुरू हो गया है कि उनकी जेल से रिहाई मुमकिन नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात ज़रूरी है? क्योंकि ये मुज़ाकरात की जो डिस्कशन है खासतौर पे एस्टैब्लिशमेंट से, ये अभी पिछले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से शुरू हुई है, उससे पहले ये बात नहीं होती थी। तो क्या अब उनको ये लग रहा है कि अगर मुझे रिहाई चाहिए तो फिर बातचीत करना ज़रूरी है? क्योंकि पहले तो उनके वकला कह रहे थे अप्रैल तक वो बाहर आ जाएंगे, ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, वैसा तो नहीं हुआ? शहजाद, इमरान खान का आम इंतखाबात से पहले रवैया मुख्तलिफ था। वो हमेशा कहते थे कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से हाथ आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। लेकिन जब आम इंतखाबात हुए उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किस बात पे मुज़ाकरात करूँ, किस बात पे डील करूँ, क्योंकि 8 फरवरी को जो मैंडेट मिला है, मुझे सबसे ज़्यादा वोट पीटीआई को पड़े हैं और 9 मई के आड़ में जो हमारे साथ होना था, मैं जेल में गया, मेरी सारी लीडरशिप जेल में है, मेरे कारकुनों पर जो है क्रैकडाउन किया गया। अब मैं मुज़ाकरात क्यों करूं? लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से जो मुज़ाकरात का मामला जो सामने आया है, जिस पे उन्होंने नाम भी दिए हैं, इस पर हमारे ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है। और हमने शिबली फराज चूँकि इन 3 नामों में शामिल है, हमने उनसे भी पूछा था कि क्या कोई बात चल रही है। उन्होंने किसी बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि नाम हमें टास्क दिया गया है, लेकिन फिल वक्त पस पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। और इस पर इमरान खान से भी हमने सवाल किया था कि आपने जो कमेटी तजवीज़ की है या जो नाम दिए हैं, क्या उनको कोई पैगाम आया है या उनके साथ किसी ने रब्ता किया है, आपको कोई पैगाम आया है? उस पर उन्होंने कहा कि अभी तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी मौक़िफ़ जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है, लेकिन 3 जमातें जो हुकूमत में हैं उनसे बातचीत नहीं होगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने। शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अडियाला जेल में साफियों से दोबारा गुफ्तगू की इमरान खान ने और फिर ये कहा है कि हमने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि मुज़ाकरात करेगी, लेकिन ये मुज़ाकरात सबके साथ हो सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन 3 जो हुक्मरान जमातें हैं उनके साथ नहीं होंगे, यानी कि नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ। लेकिन जब वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से भी हम बातचीत करने को तैयार हैं और फिर साथ ही ये कह देते हैं कि मैं तो 18 महीने से इंतजार भी कर रहा हूं कि मुझसे बातचीत की जाए, लेकिन कोई बात करता नहीं है,
तो फिर सियासी जमातों से आप बात नहीं करना चाहते, एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करना चाहती, तो ये मामला मुज़ाकरात का आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, मुज़ाकरात का मामले के लिए पहली शर्त है कि नेक नियति, कि वाक़ई नीयत है कि हमने मुज़ाकरात करनी है। अब राना सनाउल्लाह साहब अब चूँकि सियासी उमूर के बन गए हैं, जब तक वो इलेक्शन आ रहे हुए थे और बाहर बैठे हुए थे महीना 2 महीने के लिए, तो उनकी बड़ी अच्छी-अच्छी बातें आ रही थी। मगर बात ये है कि देखें, आपके किसी मकान पे कब्ज़ा कर लिया किसी ने, आप जाकर उनको कहते हैं कि आएँ जी, हम आपके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं। ये नहीं होता कि जब जिस अंदाज़ से, जिस तरीक़े से फ़ॉर्म 45 की टेम्परिंग करके फ़ॉर्म 47 के ज़रिए ये लोग मुसल्लत हुए हैं, तो हम इनको लेजिटिमेट मान के फिर हम इनसे मुज़ाकरात करें ना। मुज़ाकरात के लिए तो पहली शर्त होती है कि आप अपनी एंटी स्टेटस को पोज़ीशन में वापस आ जाएँ। आप अपनी वो जो छीनी हुई सीटें हैं या छीना हुआ जो मैंडेट है, जो चोरी किया है, जो डाकाज़नी की है, उससे आप बाहर निकलें। आप आइन और क़ानून की बालादस्ती पे यकीन रखें और आ जाएँ। आ जाएँ, हम हर तरह की गुफ्तगू करने को तैयार हैं। लेकिन आप उसको कहें कि हम लेजिटिमेट हैं, हम हुकूमत क़ानूनी और आइनी तरीके से बना के बैठे हुए हैं, आएँ जी हमसे मुज़ाकरात करें, कैसे मईशत दुरुस्त करनी है, कैसे मुल्की मामलात आगे चलाने हैं, सही। ये तो नहीं हो लेकिन सकता। शोएब शाहीन साहब, जो आपकी ये पोजीशन है कि ये जो जमातें हैं ये अपनी एंटी स्टेटस को पोजीशन तब्दील करें फिर बातचीत होगी, तो ये जो एंटी स्टेटस को पोजीशन तब्दील करने वाली शर्त है, ये सिर्फ सियासी जमातों के लिए है और किसी के लिए नहीं है? नहीं, और किससे हमने बात करनी है और किससे हमने कोई गुफ्तगू करनी है? और गुफ्तगू तो होती है आपको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करने के बाद। अच्छा जी, हम फ़र्ज़ करो इनके साथ बैठते हैं, आएँ पहले अपनी ये गुडविल शो करें, ये जुडिशल कमीशन बना लें कि आएँ जी ऑडिट करा लें फ़ॉर्म 45 का। जिसका हक बनता है उसको आप हक़ हुक्मरानी दे दें। और चूँकि हक़ हुक्मरानी अवाम का है और अवाम ने 8 फरवरी को अपना मैंडेट दे दिया है, अपना लेकिन बता दिया शोएब है। साहब, आप मैं कह रहे हैं आपके कि सामने और बैठा किससे हूँ। बात होती है और जिनसे बात होनी है उसी से ही इमरान खान साहब कह रहे हैं ना हम बात करेंगे, वो तो रिजेक्ट कर चुके हैं कि इन तीनों पार्टी से तो हम बात ही नहीं करेंगे, जो मौक़िफ़ आप भी दोहरा रहे कि ये तो मैंडेट चोर है। लेकिन इमरान खान ने ये दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, बल्कि इसके लिए कमेटी भी बना दी है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। शहजाद आफरीदी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हम आर्मी चीफ DGI से बात करने के लिए तैयार हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए दरवाज़ा तो खुला रखा हुआ है ना आपने। देखें, शहरयार आफरीदी की स्टेटमेंट ये इमरान खान की स्टेटमेंट नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, तमाम स्टेक होल्डर्स से गुफ्तगू करने को तैयार हैं। वो स्टेक होल्डर्स में एस्टैब्लिशमेंट को भी अगर आप शामिल करते हैं तो वो ठीक है, आप उसको शामिल कर लें। देखें, हमारी एस्टैब्लिशमेंट या हमारी फ़ौज से कोई दुश्मनी नहीं है और ये हमारी फ़ौज है, हम उनकी रिस्पेक्ट और एहतराम भी करते हैं और वो हमारी जो भाई हमारे बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है। लेकिन स्टेक देखें, होल्डर्स समझकर उनसे कोई बातचीत तो करना नहीं चाहते है। हैं ना आप। हमारा एक मुतालबा है उनसे, आप सुने, हमारा एक मुतालबा है कि आप सियासत में मुदाखलत छोड़ दें, आप आइन को मान लें, आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी पे यकीन रख लें और आप अपने बॉर्डर्स पे चले जाएँ और आप अपने सिक्योरिटी मामलात को रखें, सियासत से आउट हो जाएँ। दैट्स ऑल, ये हमारा मुतालबा है। उसके लिए बातचीत के ज़रिए हो, उसके लिए गुफ्तगू के ज़रिए हो या गुफ्तगू के बगैर हो, जितनी बात वो हमारा आप कर रहे मुतालबा हैं है। और इसके अलावा इमरान खान ने जो मजमून लिखा है उसके बावजूद आप लोग ये दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं, बल्कि इस वक्त कई आपके रहनुमाओं की बातों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो सब ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ज़रूर बातचीत हो सकती है। हाँ, कुछ राय ज़रूर हो सकती हैं, शायद वो पहल करें, राब्ता करें, लेकिन आप लोगों ने ये डिज़ायर बड़ी ओपनली जो है वो बताइए कि आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इन 3 सियासी जमातों से नहीं करेंगे। देखिए, ये 3 सियासी जमातें जो आज मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं या डाकाज़नी के ज़रिए वजूद में आए हैं, हमने तो उनसे इसलिए बात नहीं करनी। आज ये अपनी गुडविल शो करें ना, मैंने कहा, ये बनाएँ जुडिशल कमीशन, आएँ जी हम फ़ॉर्म 45 की हम ऑडिट करा रहे हैं। हमारे लिए रास्ते हमवार हो जाएँगे, हम शायद बातचीत भी कर लें। तो फिर लेकिन इनसे भी इन बातचीत हालात करेंगे। में, इन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करवाने के लिए हमसे मुज़ाकरात करें, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और दूसरा, जहाँ तक एस्टैब्लिशमेंट की बात है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमारा एक ही पैगाम है, ख़्वाह वो मुज़ाकरात के ज़रिए हो या मुज़ाकरात के बगैर हो, कि वो अपनी बैरकों में वापस चले जाएँ, ये सियासत को गंदा ना करें। एक और मामला इस वक्त ज़ेरे बहस है और ये इत्तलात है, आज खबर भी थी इस हवाले से कि हुकूमत जो है वो कुछ और प्रपोजल्स को भी डिस्कस कर रही है, जिसमें जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है उसको या तो फिक्स कर दिया जाएगा 3 साल के लिए, या फिर जो उनका जो टर्म होता है उसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी, उसकी जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी। क्या आप तक भी ये खबरें पहुंची है कि इस तरह का कोई पैकेज जो है वो ज़ेरे गौर है, और अगर ये होता है तो इस पर तहरीक इंसाफ का क्या पोजीशन होगी? पहली बात तो यह है कि ये हमारे ये ज़बान ज़द-ए-आम थी ये पिछले 1 डेढ़ महीने से। मैंने कई टीवी टॉक शोज़ पे जब ये बात की तो इनके
राना अफजल साहब ने कई दफ़ा आकर के पब्लिकली आकर के डिनाई किया। मैंने बल्कि उनको कहा जी ये नोट डाउन कर दें, ये समा के प्रोग्राम में भी और कई प्रोग्रामों में, और मैंने कहा कि आप इसको नोट डाउन कर लें कि ये कोई ऐसी प्रोग्राम किसी हवाले से भी हमारी अंडर कंसिडरेशन नहीं है। मगर आज आपने के सामने उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। देखें, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। काजी फाइजा साहब को आज वो बेनिफिट इसलिए करना चाहते हैं कि उसने पीटीआई को क्रश करने, पीटीआई के खिलाफ फैसले देने, पीटीआई के खिलाफ जो कुछ होता रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए अपना रोल अदा किया, और उस हवाले से ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये अगर आप ये कोई ओहदे लेंगे या एक्सटेंशन लेंगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम इसकी शदीद मुखालफत करेंगे। और काजी साहब की जो थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट रह गई है, मेरा ख्याल है इसको एक्सेप्ट करना या उसके लिए इस पैकेज डील में अपने लिए मफादात ढूंढना, ये किसी सूरत काबिल कबूल हमें नहीं होगा, ना ही ये जुडिशरी को काबिल लेकिन कबूल इसी होगा। तरह का एक प्रपोजल जो है, आपको याद होगा 2019 में भी अंडर कंसिडरेशन था। उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उस वक्त भी ये बातचीत हो रही थी और आप हुकूमती हलकों में ये डिस्कशन हो रही थी कि जो टर्म है उसको या तो उसकी एज लिमिट बढ़ा दी जाए या फिक्स टर्म कर दिया जाए। तो उस वक्त आपकी हुकूमत थी, वो भी गौर कर रही थी इस पे? नहीं, हमारी हुकूमत में किसी जगह किसी लेवल पे संजीदगी के साथ मेरी उस वक्त के लॉ मिनिस्टर जो थे फरोग नसीम साहब थे, क्योंकि वो एमकेएम से थे, इस हवाले से मेरी उनसे बात खुद हुई थी। जब मुझे पता चला था तो उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया था कि हमारे लेवल पे इस तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे। मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लेवल पे नहीं थी, कुछ हलकों में ज़ेर असर थी, किसी प्राइवेट बिल के जरिए भी शायद किसी ने कोशिश की थी, मगर ऑफिशियली ये कभी किसी ने नहीं कहा कि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ प्रपोजल्स हो रही हैं, ये लो एंड दो की पॉलिसी है। हमारे खिलाफ फैसले देने की रात को ये अदालतें खोलते रहे। इन्हीं रिटर्निंग अफसर के खिलाफ ये कहते थे ये फरिश्ते हैं, इनको इनके जरिए ही इलेक्शन होगा। और आपने देखा कि जो बल्ले के निशान वाली बात थी, आखिरी रात छीन लिया गया। पाकिस्तान के आइन को पार्टी के आइन के ताबे कर दिया गया, और इस पे पूरे दुनिया के जुरिस्ट ने इसके ऊपर एतराज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना नुक्ता नज़र इस हवाले से दे रहे थे कि मुज़ाकरात हुकूमती जमातों से भी हो सकते हैं अगर मोशन बनाने के लिए तैयार हो जाएं, जो मैंडेट चोरी किया गया है उस पर। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क में जारी गंदम का बहरान संगीन होता जा रहा है। पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी के हवाले से अभी तक ना तो कोई हतमी फैसला कर सकी है और ना ही किसानों को मुतमईन कर सकी है। आज भी गंदम के बहरान पर वजीर आला मरीम नवाज ने पार्टी सेक्रेटरीट में इजलास तलब किया था, जिसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ ने भी शिरकत की, लेकिन इस इजलास में क्या फैसला हुआ है वो अब तक सामने नहीं आ सका है। दूसरी जानिब अभी तक खरीदारी शुरू ना होने पर किसान मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। किसान तंजीमों ने एक बार फिर एक हफ्ते में खरीदारी ना होने की सूरत में सड़कों पर आने का ऐलान किया है। इससे पहले किसान तंजीमों ने 29 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज किया था, लेकिन किसानों से बातचीत करके मामले को हल करने के बजाय पंजाब हुकूमत ने इस एहतजाज से सख्ती से निपटने का फैसला किया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने किसानों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और मुतादिद किसानों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में उन गिरफ्तार किसानों को रिहा कर दिया गया था। अहम बात यह कि नून लीग की पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत गंदम की मौजूदा बहरान की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत के गंदम दरामद करने के फैसले पर आयद कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज मार्च में दरामद होने वाली 6 लाख टन गंदम की दरामद का नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म भी दिया है और इस सिलसिले में सेक्रेटरी काबीना के तहत एक कमेटी भी तश्कील दी है। इसके अलावा वफाक और पंजाब के काबीना अरकान मुसलसल गंदम बहरान की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर आयद कर रहे हैं। वज़रा का कहना है कि मुल्क में वाफिर गंदम की मौजूदगी में निगरां हुकूमत ने गंदम दरामद करने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। निगरान हुकूमत के दौर में जब हमारे अपने गल्ले भरे हुए थे गंदम से, $1 अरब का गंदम का सौदा करके इन अफलातूनों ने ये फैसला किया उस वक्त कि वो $1 अरब की गंदम दरामद करेंगे, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो जो इस वक्त जो ब्लंडर हुआ है ना, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो इंपोर्ट हुई है वीट, जो मेरे भाई कह रहे थे, मैं इंडोर्स करता हूँ और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौमी जुर्म है।
मौजूदा हुकूमत गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी निगरा हुकूमत पर आयद कर रही है, लेकिन अहम बात यह है कि निगरा हुकूमत के दौर में 34 लाख टन के करीब गंदम दरामद जरूर की गई, लेकिन गंदम की शॉर्टेज का तखमीना लगाने और गंदम दरामद करने का यह अमल शहबाज शरीफ की पीडीएम हुकूमत के आखिरी 2 माह में शुरू हो चुका था। जुलाई 2023 में वजारत बराए फूड सिक्योरिटी ने यह तखमीना लगाया था कि मुल्क में 3 करोड़ 10 लाख टन गंदम की जरूरत है, जबकि सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख टन गंदम पैदा हुई है और पिछले साल के 15 लाख टन गंदम के स्टॉक मौजूद हैं, इसलिए 25 लाख टन की शॉर्टेज होगी और ये शॉर्टेज पूरी करने के लिए 25 लाख टन गंदम दरामद करनी पड़ेगी। लेकिन अगस्त 2023 में पीडीएम हुकूमत ने गंदम की दरामद की समरी मौखर करते हुए ये मामला निगरा हुकूमत के लिए छोड़ दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह कि एक तरफ तो हुकूमत गंदम की किल्लत की वजह से गंदम दरामद की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ खुद ये बता रहे थे कि मुल्क में इस साल बम्पर क्रॉप हुई है, इसलिए बहुत कम मिकदार में गंदम दरामद करने की जरूरत पेश आएगी। अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से किसान की मेहनत को उस पर करम फरमाया और रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें गंदम और कपास मंगवाने के लिए जो अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते थे, वो उसमें बहुत कमी आ जाएगी। जुलाई 2023 में शहबाज शरीफ का कहना था कि गंदम की अच्छी पैदावार की वजह से कम मिकदार में गंदम दरामद करना पड़ेगी, लेकिन महकमा फूड सिक्योरिटी उस वक्त कह रहा था कि मुल्क में 25 लाख मेट्रिक टन गंदम का शॉर्टेज होगी, इसलिए इतनी मिकदार में गंदम दरामद करना जरूरी है। अब जहां एक तरफ मौजूदा हुकूमत गंदम की दरामद और हालिया बहरान की जिम्मेदारी निगरा हुकूमत पर आयद कर रही है, तो वहीं निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ निगरा हुकूमत के गंदम दरामद के फैसले का मुसलसल दिफा कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि गंदम दरामद करने का फैसले से महंगाई में कमी हुई है। उन्होंने गंदम बहरान की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद करते हुए कहा कि बहरान की वजह मौजूदा हुकूमत की जानिब से गंदम ना खरीदने का फैसला है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के दबाव में गैर हकीकी सपोर्ट प्राइस फिक्स की और अब इस कीमत पर खरीदारी हुकूमत के लिए नामुमकिन है। साबिक निगरान वजीर आजम कह रहे थे कि जिम्मेदारी इस हुकूमत पे आती है, उनको खरीदारी करनी चाहिए, गैर हकीकी सपोर्ट प्राइस रखी हुई है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी थी और बहरान उनकी वजह से पैदा हुआ है। इस हवाले से एक इतला ये भी सामने आ रही है कि कल अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है एक होटल में, और वहाँ पे अनवारुल हक काकड़ ने कहा क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, तो हनीफ अब्बासी ने इसका जवाब दिया कि जो मैंने प्रोग्राम में आपके हवाले से बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने उनको ताना दिया कि अगर मैं फॉर्म 47 के हवाले से बात करना शुरू कर दूं तो फिर नून लीग अपना मुंह छुपाती फिरेगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे। बिलाल कियानी साहब नून लीग के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। ये मामला कहाँ तक चला गया है कि होटल में तल्ख कलामी हो रही है और वो ताने दे रहे हैं कि हम फॉर्म 47 पे बात करेंगे। काकड़ साहब वो कह रहे हैं कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया है वो दुरुस्त था, कौन जिम्मेदार है, पीडीएम हुकूमत जो गई थी या ये निगरान हुकूमत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मुझे मेरे इल्म में नहीं है ऐसी अगर कोई वाक़या हुआ है तो अफसोसनाक है और ऐसी तल्ख कलामी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है कि जो ये इम्पोर्ट हुई है एक बम्पर क्रॉप होने के बावजूद इसकी क्या वजह थी और किस तरीके कौन से वो इवेंट्स थे जिसके नतीजे में ये फ़ैसला हुआ और ये इंपोर्ट किस तरह हुई और इससे किसको फ़ायदा पहुंचा और इसमें कोई मैलाफाइडी थी कि नहीं, ये सारी चीज़ें यकीनन देखी जानी चाहिए। मगर साथ साथ शहजाद साहब ये ज़रूर हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि आज जो जब से हमारी हुकूमत आई है तो एक तरफ यकीनन हमने किसानों की इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, जो उनकी कमाई बनती है, जो उनकी रोज़गार बनती है, उसमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना उनको नहीं करना चाहिए। मगर साथ ही साथ ये भी हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब से हमारी हुकूमत आई है तो आटे की कीमत में अगर आप सिर्फ पंजाब में देखें तो 20 किलो का जो बैग है वो 2800-3000 से आज 1800-1900 पे आया हुआ है, 1000 रुपये कमी वहाँ पे आई है। रोटी की कीमत में 20 रुपये से 16 रुपये, काकड़ साहब के 16 रुपये 15 रुपये की है ना, इसलिए फ़र्क भी पड़ा है। मगर देखिए वो तो नहीं, मगर देखिए वो तो अबव एंड बियॉन्ड आपकी बम्पर क्रॉप है, तो एक बैलेंस मेंटेन करना होता है ना। आई थिंक कि ये रोटी की कीमत सस्ती रहती है इस इंपोर्ट के बगैर भी। इंपोर्ट वेन अबव एंड बियॉन्ड द बम्पर क्रॉप, हमारे पास एक कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, उसके बाद एक बम्पर क्रॉप है, सबको नज़र आ रहा है एक बम्पर क्रॉप है। आपकी यील्ड भी इस दफ़ा ज़्यादा आई है, आपकी जो कल्टिवेटेड एरिया था जिसके ऊपर वीट इस दफ़ा ग्रो की गई है वो भी ज़्यादा था, बम्पर क्रॉप सबको नज़र आ रही थी। तो यकीनन ये बैलेंस ट्राई करना होता है और यही पॉइंट है कि एक तरफ आपने इंश्योर करना है कि आटे की कीमत भी ना बढ़े मगर साथ साथ किसानों को अपना जो हक है वो मिले। हुकूमत पंजाब भी, हुकूमत वफाकी हुकूमत भी यही बैलेंस को देख रही है और स्ट्राइक करने की कोशिश करी। और आपने साथ ये भी देखा कि वफाकी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी जो पास्को जो इदारा है वफाकी हुकूमत का, उसका
प्रोक्योरमेंट का टारगेट भी 4 लाख टन, जी 14 लाख से 18 लाख टन कर दिया है। आज पंजाब में भी इजलास था, मरीम नवाज साहब उसको चेक कर रही थी, वहां से कोई खबर आई, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? बात ये है बिल्कुल जी, देखिए ये हमारी अव्वलीन तरजीह है, दोनों बराबर की तरजीहात है कि एक रोटी भी सस्ती रहे जिस तरह हो गई है, आटा भी सस्ता रहे जिस तरह हो गया है, मगर साथ ही साथ किसानों को उनको खसारा ना हो। देखिए अगर उन्होंने जो भी उनकी इनपुट कॉस्ट थी, जो भी उन्होंने इसमें मेहनत की और वक्त लगाया और साथ अपने जो वसाइल लगाए, उससे उनको ज़्यादा ही रकम मिले, कम ना मिले, मगर साथ साथ हमने ये भी इंश्योर करना है कि ये रकम, जो भी रकम जाती है, ये मिडलमैन या आरतियों के हाथ में कम जाए और किसानों के पास ज्यादा जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोगों ने सेट किए 3,900 रुपए की, वो देंगे या नहीं देंगे? देखिए और इस वक्त तो मसला ये है कि पंजाब हुकूमत कह रही है हमारे पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, हम मजीद कैसे? जी यकीनन ओवर सप्लाई तो एक है, मगर इसके बावजूद आप देखेंगे आइंदा दिनों में कि किसानों को जिस तरीके से भी एक रिलीफ फराम किया जा सकता है वो हुकूमत आपको करते हुए नज़र आएगी। हुकूमत ऑलरेडी, हुकूमत पंजाब किसानों के साथ इंगेज्ड भी है और आइंदा दिनों में बोथ एट द मिनिस्टर लेवल, जिसमें आपके मिनिस्टर फूड पंजाब होते हैं, मिनिस्टर एग्रीकल्चर होते हैं, बट ऑल्सो एट आई थिंक एट द CM लेवल आप को नज़र आएगा और ये जो इंगेजमेंट है जारी रहेगी। मगर देखिए किसानों को भी मैं ये ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि किसानों को भी रिलीफ फराम करने के दीगर तरीके हैं। एक तरफ यकीनन एक प्रोक्योरमेंट के थ्रू भी आसानी रही है, मगर साथ ही साथ आप आइंदा हफ्तों में और महीनों में देखेंगे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से एक पैकेज भी आएगा जिसमें उनके लिए बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स, मैकेनाइजेशन, इसके हवाले से एक बड़ा हेल्थी पैकेज आएगा। तो मकसद ये है कि हम किसानों को जो सपोर्ट है वो डायरेक्टली फराम कर सकें और ताकि आइंदा भी जो उन्होंने ग्रोथ करनी है, जो उन्होंने करना है, उसमें उनको आसानी हो। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के आगे 34 लाख टन ये जो इंपोर्ट की गई है गंदम, ये तो केयरटेकर सेटअप में की गई है, लेकिन इसका तखमीना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने लगाया था जुलाई में, जब आपकी हुकूमत थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि देखिए तकरीबन 4 मिलियन टन की शॉर्टेज है और 1.5 मिलियन टन हमारे पास मौजूद है स्टोरेज में, तो तकरीबन 25 लाख यानी कि 2.5 मिलियन टन हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और वो कह रहे थे कि बम्पर क्रॉप है, लेकिन फिर भी फूड सिक्योरिटी ने बता दिया था और इसकी इजाजत भी मिल गई थी। फिर फाइनली क्योंकि लास्ट डे था ECC में जब मीटिंग हुई 8 अगस्त को, तो आप लोगों ने डेफर कर दिया उसको निगरान हुकूमत के लिए। तो तखमीना तो आपने भी यही लगाया था कि इंपोर्ट करनी है, तो फिर आप निगरान हुकूमत पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने इंपोर्ट का गलत फैसला किया? मगर देखिए बम्पर क्रॉप का भी आपने क्लिप भी चलाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, बाकी हमारी हुकूमत ने उसको डिफ़र भी किया। तो डिफ़र आमतौर पे तभी होती है जब आप सेटिस्फाइड ना हो, वरना आप अप्रूव भी कर सकते हैं। तो देखिए बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने हमेशा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की, जब भी ECC में कोई समरीज आई हैं, उसको हमेशा बहुत ही जुडिशियसली फ़ैसला किया है। मैं आपको अगर चीनी की एक्सपोर्ट की मिसाल दूं तो हमेशा एक रिक्वेस्ट आती थी जी कि 1 मिलियन टन की इजाज़त दे दें, तो हमारी हुकूमतें हमेशा कहती थी कि सबसे पहले सेटिस्फाई करें कि यहाँ पे स्टॉक की किल्लत नहीं होगी, नंबर 2 डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, और फिर भी अगर इजाज़त देते थे तो मैक्सिमम 2 या 3 लाख टन की देते थे और कहते थे जब ये कोटा एग्जॉस्ट हो जाए फिर अब अपना केस फिर से लेके आएँ। तो इन चीज़ों को इस एहतियात से ही करना चाहिए। बहरहाल अब जिस सूरत हाल में हम हैं, एक तो इंक्वायरी होगी जो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, वैसे मगर साथ ही साथ पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए एक तो ये भी होता है ना कि हुकूमती सतह पे क्या मिस कैलकुलेशन हुई, क्या जो तखमीना लगाया था वो गलत था, लेकिन यहाँ तो आपकी हुकूमत के जो लोग हैं वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें तो जो है करप्शन हुई है, इसमें तो जो है किकबैक हुआ है 85 अरब रुपए का, पता नहीं। देखिए बहुत ही शहजाद साहब देखिए ये आगे हम देखते हैं, एक तो ये भी है कि ग्लोबली भी आई थिंक वीट की प्राइसेस हैव कम डाउन अ लॉट, मगर अदरवाइज जब ये इंक्वायरी होगी तो आई थिंक इसमें दोनों पहलू आ जाएंगे। एक अगर कोई इल प्लानिंग या कोई गलत डिसीजन मेकिंग है और उसमें क्या बदनीयती थी या किसी के इंटरेस्ट थे, तो आई थिंक ये सारे पहलू इस इंक्वायरी में एड्रेस होने चाहिए और इंशाल्लाह होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार में नज़रसानी के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होना था, मगर जब इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर कानून की जानिब से इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद ये इजलास जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसके पीछे क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने। हसनात, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़रा बताइएगा कि ये इजलास जो है सिर्फ तैनाती के हवाले से था या और भी इसमें मामला जो है वो डिस्कस होने थे, और क्यों ये सडनली जो है मौखर कर दिया गया? ये देखें, ये इसमें सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था कि जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं 2010 के, उनमें अमेंडमेंट की जाए। एक ड्राफ्ट बना, सब कमेटी ने बड़ी मेहनत की उस हवाले से, लेकिन जब आज इजलास शुरू हुआ तो
लॉ मिनिस्टर आज़म नदीर तारड़ साहब ने बताया मेंबरान को कि जी हुकूमत सोच रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई जाए, जो जजेस के जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसमें तब्दीली के लिए हवाले से आर्टिकल 175A में तब्दीली, और उसमें जो कमीशन आपको याद है जुडिशल कमीशन के हवाले से 18वीं तरमीम में जो मेंबरान थे जजेस वो कम थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया था पार्लियामेंट को कि आप एक और अमेंडमेंट करके जजेस की तादाद बढ़ाएं। तो 19 अमेंडमेंट जो हुई है उस हवाले से बहुत से कंसर्न हैं सियासी जमातों को, तो अब बैलेंस लाया जा रहा है और जुडिशल कमीशन के साथ पार्लियामेंट को भी ज़्यादा इसमें एम्पावर किया जा रहा है, जजेस की अपॉइंटमेंट में जो उनका रोल ज़्यादा हो। तो जब आज़म नदीर तारड़ साहब ने ये बताया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है, उस पे मेंबरान ने कहा कि जी फिर जब ये सारा प्रोसेस ही तब्दील हो जाएगा और तो फिर ये रूल्स में पे बहस करनी फजूल तो है। आसाद ये बताइए कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, वो आईनी तरमीम अपॉइंटमेंट के हवाले से होगी या जो चीफ जस्टिस के टर्म के हवाले से भी बात हो रही है, जिस पर आज आपकी खबर भी थी और आप ये कह रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि इस तरह की जो प्रपोजल है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो क्या ये करने जा रही है हुकूमत के जो जजेस का चीफ जस्टिस का जो टर्म है उसको या तो उसकी एज लिमिट बढ़ा दी जाए या उसको फिक्स कर दिया जाए 3 साल तक? देखिए ये जो तजावीज़ हैं ये इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी लॉ मिनिस्ट्री में इस हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। ये जो है वो और जो रेलेवेंट ज़िम्मेदार लोग हैं जो इस मुल्क में मैटर करते हैं उनमें और कुछ हुकूमती लोग वो इस हवाले से कंसिडर कर रहे हैं कि क्या जो चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो 3 साल हो जाना चाहिए या जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 से 68 साल हो जानी चाहिए। एक टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरी जो रेलेवेंट है उन्होंने इस को रूल आउट नहीं किया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से जो रिजर्व सीट का केस है 8 मई को जो केस फिक्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तो यही बात हुकूमती कल फंक्शनरी में बता रहे थे कि नंबर भी सेनेट में जो चाहिए मतलूबा वो नहीं है, जब तक KP असम्बली के में जो सेनेट इलेक्शन है वो होगा और उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या मतलूबा जो नंबर हैं वो पूरे हैं तभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी। लेकिन जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो टेन्योर है इस पे अभी तक हुकूमत ऑफिशियली ये चीज़ डिनाई भी नहीं कर रही। पूछ रहा था कि साथ ये कितना सीरियसली कंसिडर करी है हुकूमत, क्योंकि हमने देखा था आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी इस तरह की बात चली थी कि शायद ये करने जा रही है हुकूमत, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इस मरतबा भी सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ये करने जा रहे हैं या वाकई कोई संजीदगी से इस पर गौर हो रहा है? देखिए इस हवाले से एक जो चीज़ है वो ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जो सोच है वो ही हमारी हुकूमत और हमारी रियासती इदारों की हर हवाले से है, चाहे वो PTI है, चाहे वो सोशल मीडिया है और जो मीडिया है। तो इस हवाले से एक चीज़ है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा भी इस मामले में हैं तो फिर कोई अमेंडमेंट आ सकती है, लेकिन अभी तक हुकूमत इसको ये नहीं कह रही कि ये लॉ मिनिस्ट्री तक ये मामला नहीं पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ मालिक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आज इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।